एवरीवन। तो यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि मैंने एक नया शेड्यूल रेडी किया है, क्योंकि पता नहीं होता था कि कब वीडियो आएगा कब नहीं आएगा। तो वैसे एक एक दिन का गैप में आ ही जाता था, पर अब एक फिक्स शेड्यूल है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बायोलॉजी शाम को 7 बजे, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 दिन केमिस्ट्री 7 बजे, और संडे को हॉलीडे रहेगा, संडे को कोई लेक्चर नहीं आएगा। ओके, तो अब हम लोग इसके बाद, ये तो शेड्यूल हो गया। अब हम लोग इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ स्टोमाटल रेस्पिरेशन में थे, मैकेनिज़्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन में। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टोमाटा के बारे में जाना था, लीफ का स्ट्रक्चर जाना था हम लोगों ने मेनली, कि सबसे ऊपर एपिडर्मल लेयर होता है, इस तरीके से सबसे ऊपर में एपिडर्मल लेयर होता है। उसके बाद फिर प्लाज्मिड मेसोफिल्स होते हैं इस तरीके से, याद आ रहा होगा। फिर स्पॉन्जियल मेसोफिल्स होते हैं, और बीच में कहीं कहीं इंटरसेलुलर गैप्स होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जहाँ पे स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा से पहले एक बड़ा सा गैप होता है। तो इस तरीके का लीफ का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन इसके सीरीज़ में भी पूछा गया था, लास्ट में क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लीफ के बारे में, और थोड़ा सा मेनली बोले तो स्टोमाटा के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्टोमाटा के बारे में, तो मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ अ डाइकॉट लीफ। तो यहाँ पे डाइकॉट लीफ के बारे में बोल रहे हैं। डाइकॉट लीफ क्या होता है पहले बता देते हैं। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके लीफ को डाइकॉट लीफ बोलेंगे, और जो मोनोकॉट प्लांट के लीफ होते हैं उनको हम लोग मोनोकॉट लीफ बोलेंगे। तो डाइकॉट उनको हम लोग बोलते हैं जिनके 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई सीड है, अगर हम लोग उसका सीड कोट हटा के, जैसे ये अगर एक सीड है, इसके ऊपर का सीड कोट हटा के, जैसे चना वना होता है, तो उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो 2 लेयर में टूट जाता है, उसका 2 कॉटिलेडन्स निकल के आ जाता है, तो वो डाइकॉट हो गया। और मोनोकॉट जैसे कि एक सिंगल सीड ही रहेगा उसको हम लोग तोड़ के 2 में नहीं कर, जैसे मेज़ वगैरह का सीड मोनोकॉट होता है। तो मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट के बारे में बुक में नहीं लिखा हुआ है। मोनोकॉट में जो स्टोमाटा का नंबर होता है वो लीफ के ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट इक्वली होता है, लेकिन डाइकॉट के केस में ऐसा नहीं होता है। डाइकॉट के केस में जैसे ये लीफ है, लीफ का ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें सन का रे पड़ रहा है, तो इसमें जो स्टोमाटा का नंबर है वो कम होगा एज कंपेरिजन टू इसका नीचे वाला पार्ट। लीफ का जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें स्टोमाटा का नंबर ज़्यादा होगा डाइकॉट लीफ में। तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि मोर स्टोमाटल ओपनिंग्स ऑन द अंडर सरफेस, नीचे की तरफ इन अ डाइकॉट लीफ में। ठीक है, अब हम लोग ने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ना, जिसमें कि उसका कलर ब्लू और पिंक में कन्वर्ट होता था। जब नॉर्मल रहता था तो ब्लू, और जब वो भीग जाता था उसमें वाटर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता था तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे भी ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हम लोग को लेना है, और उसको लीफ के दोनों साइड हम लोग को ग्लास स्लाइड्स के मदद से उसको हम लोग को सेट करना है, और उसमें इलास्टिक बैंड्स लगा देना। वो कैसे करना है दिखाते हैं, ये इमेज। यहाँ पे हम लोगों ने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया है, और ये ग्लास स्लाइड्स है, जो स्लाइड्स लिखा हुआ है कांच के ग्लासेस है, और यहाँ पे हम लोगों ने इलास्टिक बैंड से इसको सेट कर दिया है। तो ये जो पहला है ये तो है ऊपर की तरफ को कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को हम लोग सेट किया, और इस वाले डायग्राम में हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को लोअर सरफेस में हम लोग सेट किए, और इसमें अपर सरफेस में। तो आगे पढ़ते हैं कि जो लीफ है, द लीफ शुड रिमेन अटैच्ड टू इट्स ओन प्लांट। अच्छा, लीफ को ऐसा नहीं करना है कि हम लोग को लीफ को पेड़ से तोड़ के उसके बाद फिर अटैच करना है, ऐसे करने से नहीं चलेगा। लीफ पेड़ में लगा हुआ होना चाहिए, तब ना लीफ के पास पानी पहुंचेगा, तब ना वो ट्रांसपिरेशन करेगा। वरना लीफ को हम लोग पेड़ से तोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोग अब ऑब्जर्व क्या करने वाले, जो अपर सरफेस में सेट किए हैं ऊपर की तरफ, जो सन रेज को डायरेक्टली फेस कर रहा है, वो वाला साइड का जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होगा वो पिंक में टर्न नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। या फिर
बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा वो पिंक में कन्वर्ट होने में। तो ये जो है, जो ऊपर की साइड हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर कलर लगा रहे हैं, वो या तो ब्लू का ब्लू रहेगा या फिर बहुत टाइम बाद वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही हम लोग लोअर सरफेस का केस देखें तो वो पिंक काफ़ी तेज़ी से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टोमाटा होता है वो नीचे की साइड बहुत ज़्यादा होता है लोअर एंड में। तो यहाँ पे ये जो फ़ोटो आया है, फ़ोटो में थोड़ा सा कलर ये हो गया है, ये जो है ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर अपर सरफेस में कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू का ब्लू ही रहेगा, और ये जो नीचे साइड है ये पिंक हो जाएगा। फ़ोटो में उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है, लेकिन बुक में डायग्राम देखेंगे तो बुक में ठीक पता चल रहा है। थोड़ा लाइट कलर यूज़ किया है बुक में, पिंक और ब्लू, इसीलिए फ़ोटो में ठीक से आ नहीं पाया। पर अब मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब समझ में आ रहा है कि अगर ड्राई रहेगा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर तो उसका कलर क्या होगा? ब्लू। और अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पानी लग जाता है उसमें, तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब स्टोमाटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसपीरेशन को स्टोमाटा कैसे रेगुलेट करता है? स्टोमाटा क्या करता है ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करने के लिए? तो यहाँ पे जो बात लिखा है तो हम लोग को पहले से ही पता है कि बहुत छोटा छोटा होता है स्टोमाटा, और लार्ज नंबर जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस में होता है, नीचे की तरफ। तो ट्रांसपीरेशन होता कब है? जब स्टोमाटा ओपन रहेगा तब ट्रांसपीरेशन होगा, और जब स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो ट्रांसपीरेशन भी बंद हो जाएगा, है ना? वेरी सिंपल। अब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है? इसका जो स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्यूट गार्ड सेल में कितना प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल याद है, कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा था, ये कुछ ऐसा बीन शेप का होता है गार्ड सेल, और ये जो बीच में स्पेस है ये क्या है? स्टोमाटा। ओके, याद आ गया होगा। अब स्टोमाटा मैक्सिमम टाइम ओपन रहता है दिन के समय में। दिन के समय में उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो इसीलिए दिन के टाइम में स्टोमाटा ओपन रहता है, और उसी की वजह से ट्रांसपीरेशन भी अलाउ हो जाता है। अब अगर किसी कारण से, एनी रीज़न की वजह से अगर वाटर की कमी हो गई तो उस क्या होगा कि गार्ड सेल अब टर्जिड नहीं रह पाएगा, और गार्ड सेल टर्जिड नहीं रह पाएगा तो वो अपनी टर्जिडिटी लूज़ कर जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, और इसके वजह से स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, और जैसे स्टोमाटा क्लोज होगा वैसे ट्रांसपीरेशन भी स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग के सिलेबस में देखें तो हम लोग को पोटेशियम आयन के बारे में बोला है कि हम लोग को ये पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी पढ़ना है, लेकिन ट्रांसपीरेशन में वो नहीं दे रखा है। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस, उसमें ये वाला सिलेबस वाला पोर्शन कवर किया गया है, तो वही बोला है कि नेक्स्ट चैप्टर में अंडर 6 पॉइंट समथिंग है, 6.4 में। तो ये तो चैप्टर 5 चल रहा है, चैप्टर 6 में इसके बारे में नेक्स्ट में डिटेल में बात होगा। तो अब कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो लीव्स होता है वो दिन के टाइम में विल्ट कर जाता है, मतलब मुरझा सा जाता है, थोड़ा झुक जाता है, और वही शाम होते होते वो वापस से रिकवर कर जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एक्सीड कर जाता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, मतलब कि जैसे ये रूट है, रूट कंटिन्यूसली पानी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर सपोज रूट 2 यूनिट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रांसपीरेशन सपोज 3 यूनिट में हो रहा है, सपोज 3 यूनिट वाटर ट्रांसपीरेशन से उड़ जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो जा रहा है। तो अब क्या होगा? ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो लीफ जो है, लीफ में पानी की कमी हो जाएगी, तो लीफ मुरझा सा जाएगा। अब भाई इवनिंग होने से क्या होता है? इवनिंग होने से स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, क्योंकि मतलब फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, शाम को सूरज चला जाता है। तो अब क्या होगा? ट्रांसपीरेशन हो जाएगा ख़त्म। अब ट्रांसपीरेशन से जो ये 3 यूनिट लूज़ हो रहा था वो बंद हो जाएगा, और ये जो 2 यूनिट है वो तो रेगुलरली इंटर करते ही रहेगा। ये हम बस एग्जाम्पल के लिए 2 यूनिट और 3 यूनिट लिए, ठीक है। तो शाम को क्या होगा कि क्योंकि एब्जॉर्ब होते जा रहा है तो फिर टर्जिडिटी उसका वापस आ जाएगा। तो ये सिंपल रीज़न है कि सुबह के टाइम में क्यों विल्ट हो जाता है और शाम को क्यों रिकवर हो जाता है।
अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इससे पहले हम लोग स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन देख रहे थे अभी तक, कल के लेक्चर में भी स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन ही देखे थे, आज का भी अभी तक हम लोग स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन ही देख रहे थे। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये बहुत छोटा है, ये इतना टाइम नहीं लेगा, ये अभी तुरंत बस जो स्लाइड दिख रहा है बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। तो क्या है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन? अब स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन में एक ओपनिंग था, एक छेद था जिसको हम लोग स्टोमाटा बुला रहे थे, और उसमें से वाटर लॉस हो रहा था। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक लेयर है, ये कोई होल नहीं है, ये एक वैक्सी लेयर है जो सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस होता है वो सेक्रीट करता है। लीफ का जो सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस वाला हिस्सा होता है वो सेक्रीट करता है, जैसे ये एपिडर्मिस हुआ, ये एपिडर्मिस ही सेक्रीट करेगा एक वैक्सी लेयर, और इस वैक्सी लेयर को हम लोग बोलेंगे क्यूटिकल। आप लोग अपना बुक में देख सकते हो, अगर यही सेम बुक है तो फिगर 5.7 में ये क्यूटिकल भी मार्क किया हुआ है एपिडर्मिस के ऊपर, अपर एपिडर्मिस के ऊपर। तो इसका जो थिकनेस होता है, क्यूटिकल का थिकनेस, ये किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। अब ऐसा क्यों होता है कि प्लांट टू प्लांट ये वेरी करता है? क्यूटिकल का मेन कारण होता है कि वो इवापोरेशन को रोकता है। फिर ये ट्रांसपिरेशन कैसे करवाता है अगर इवापोरेशन को रोकता है? क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो देखो, ये क्यूटिकल जो है वो पूरा लीफ के ऊपर होता है, तो कुछ ना कुछ इवापोरेशन इसमें से हो ही जाता है, सम इवापोरेशन डज ऑकर। पर अगर ये लेयर नहीं होता तो डायरेक्ट लीफ का जो सरफेस है उससे बहुत ज़्यादा इवापोरेशन हो जाता, तो इसीलिए ये कम कर देता है, एकदम बिल्कुल ज़ीरो नहीं करता है, लेकिन घटा देता है ट्रांसपिरेशन को। अब इसका थिकनेस जो होता है, जितना ज़्यादा इसका थिकनेस होगा, ग्रेटर द थिकनेस लेसर इज़ द ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन। तो जितना ज़्यादा थिक क्यूटिकल होगा उतना ही कम ट्रांसपिरेशन होगा। इसलिए डेजर्ट के प्लांट, जो प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनमें क्यूटिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, तो 3 तरह का था, तो पहला और दूसरा हम लोगों ने देख लिया। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी छोटा है, जितना स्लाइड में दिख रहा है बस उतना ही है। अब ये भी एक स्पेशल ओपनिंग है, लेंटिकल्स भी एक स्पेशल ओपनिंग है, मतलब स्टोमाटा भी ओपनिंग था, लेंटिकल्स भी ओपनिंग है। अब ये स्टोमाटा प्रेजेंट होता था लीव्स में, और खासकर लीफ के नीचे वाले हिस्से में, लोअर एपिडर्मिस वाले हिस्से में ज़्यादा प्रेजेंट होता था। लेंटिकल्स जो है वो ओल्ड स्टेम्स के बार्क में प्रेजेंट होता है, इसका पोजीशन अलग ही है, और ये डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस को रेस्पिरेशन के लिए ये गैसेस का आर पार जाने को अलाउ करता है, और साथ में ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी गैसेस का आर पार जाना अलाउ करता है। अब इसका इम्पॉर्टेंट बात कि ये कभी क्लोज ही नहीं होता। स्टोमाटा तो क्लोज हो जाता था, लेकिन लेंटिकल्स कभी क्लोज नहीं होता, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और रेस्पिरेशन रात के टाइम में होता है प्लांट्स में। ओके, वैसे उतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि लेंटिकल्स कभी क्लोज नहीं होता, हमेशा ओपन रहता है, रिमेन ओपन ऑल द टाइम। ओके, अच्छा, वाटर फ्रॉम द सेल सरफेस डायरेक्टली फेसिंग द लेंटिकल्स इवापोरेट एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपिरेशन। तो जो सेल्स डायरेक्टली लेंटिकल्स के कांटेक्ट में है, लेंटिकल्स तो एक ओपनिंग है, तो उससे इवापोरेशन होता है, और इससे इवापोरेशन हो रहा है, मतलब क्या, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब हम लोग ये तीनों को जान चुके हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। अब इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा वाटर को इवापोरेट करता है? सबसे ज़्यादा तो स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन से ही होता है, स्टोमाटा से ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है। अब उसके बाद कौन आता है? लेंटिकल्स जो होता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस करता है, तो सबसे ज़्यादा हो गया स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन के केस में। सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन वो स्टोमाटा के थ्रू होता है, उसके बाद फिर लेंटिकल्स के थ्रू होता है, उसके बाद फिर क्यूटिकल्स के थ्रू होता है। ओके, तो आज मंडे हो गया, कल और परसों में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।